नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रिया इरफान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे ISPR के उस एलामिये के बारे में जिसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फोरम को ब्रीफिंग दी गई है कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। फोरम को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और उसके इक्तसादी मफादात के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी काम कर रहे हैं और ये दहशतगर्द गिरोह बिलखुसूस CPAC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की है कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल खत्म करने के लिए भी पुरअज़्म हैं। बिल्कुल, और इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने फलस्तीनी इमाम के साथ इजहार यकजहती भी किया और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर भी खासा तशवीश का इजहार किया और फोरम ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। तो ये सिचुएशन जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी, सऊदी अरब का ग्रीन सिग्नल। दहशतगर्द CPAC के खिलाफ काम कर रहे हैं। तीसरी जंग के बादल मंडलाने लगे। बिजली के महंगे बिलों का इलाज, सस्ती सोलर टेक्नोलॉजी। और स्ट्रॉबेरी खाएं और बीमारियों से खुद को महफूज पाएं। स्ट्रॉबेरीज के हवाले से भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, क्योंकि हम किसी भी मुल्क की तरक्की का अगर राज देखें तो वो सियासी इस्तेहकाम में ही पोशीदा है और तवील अरसे से हम ये देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं हम। हुकूमतों की खींचातानी और आमिराना हुकूमतों के बाद मुल्की हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम किसी भी बैनुल-अक़वामी मसले पर खुलकर जो इजहार राय का दर्जा है वो भी खो चुके हैं। इस मुआशी इस्तेहकाम को हासिल करने के लिए बैरूनी सरमायाकारी भी वक्त की ज़रूरत है और नज़र तो यही आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो संजीदगी से मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम भी कर रही है। और इस हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं और पाकिस्तान में मुतवक्किल सरमायाकारी का जायज़ा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी हो चुके हैं। एक तरफ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है कि अपोजिशन जमातें भी पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए हुकूमत का साथ दें, लेकिन फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया कुछ और नज़र आता है, कुछ और इरादे नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल से पंजाब में जलसे करने जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखना यह है कि क्या धरने वाली तारीख एक बार फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि मशहूर मारूफ धरने की जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर भी फैसला एक सामने आ चुका है और उस धरने की इंक्वायरी के लिए जो कमीशन तश्कील दिया गया था उस कमीशन ने तो साबिक जनरल फैज हमीद पर लगाए गए इल्जामात को गलत करार दिया है। अब रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और उस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मौरद इल्जाम नहीं ठहराया। सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख तो शदीद मुतासिर होती ही है, लेकिन फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत के साथ साथ तिजारती ताल्लुकात इसी सूरत में बहाल हो सकते हैं कि भारत कश्मीर पर लचक दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक भारत में इलेक्शन ना हो जाएं तब तक ना पाकिस्तान और ना ही भारत तिजारत शुरू करेंगे। दूसरी तरफ अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो वहां पर हुकूमत को कायम हुए काफी वक्त हो चुका है, मगर अभी भी काबीना वजूद में नहीं आ सकी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शायद मेतला साहब ने भी ज्वाइन किया है। मेतला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सऊदी सरमाया की मुतवक्किल सरमायाकारी की अभी इब्तदाई शक्ल हम देख रहे हैं। इस सरमायाकारी में लाजमी बात है कि सऊदी अरब की भी कुछ शराइत मौजूद होंगी, तभी बैरूनी सरमायाकारी का फ़ायदा भी होगा। जब मुल्क जमहूरी हुकूमत ना सिर्फ अपनी मुद्दत मुकम्मल करे बल्कि जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी तसलसल मौजूद रहे। तो आप देख रहे हैं कि जो अब हुकूमत बनी है अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी, जिन पॉलिसीज़ को लेकर ये चल रहे हैं इनमें कंसिस्टेंसी आ सकेगी।
आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर जो सियासी इस्तेहकाम के बगैर कभी भी मुआशी इस्तेहकाम नहीं अचीव किया जा सकता। और सऊदी सरमायाकारी के हवाले से ये तीसरी कमिटमेंट है जो सामने आ रही है। इससे पहले भी 2 दफ़ा कमिट किया गया था, लेकिन बजा तौर पर जो हमारे सियासी हालात थे उसकी वजह से सरमायाकारी नहीं आ सकी थी। पिछली दफ़ा भी जब MBS ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उस वक्त भी उन्होंने कमिट किया था कि वो $14 अरब की ऑयल रिफाइनरी गवादर में लगाएंगे, लेकिन उसको तकमील के मराहल तक ले जाने के लिए ज़रूरत थी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, जो कि नहीं था। आपने देखा कि हालात काफ़ी ख़राब रहे, धरने होते रहे, जलसे जुलूस होते रहे और PDM की गवर्नमेंट भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए थी। इसके अलावा ये भी हुआ कि इमरान खान साहब के साथ जो सऊदी हुकूमत थी या सऊदी जो फरमा रवा थे उनके डिफरेंसेस भी हो गए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान साहब अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते थे और उनका बिहेवियर और जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको भी उनकी जानिब से फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो ये तमाम इश्यूज रहे हैं और हमने 2014 में भी ये चीज़ देखी थी कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आना चाह रहे थे अगस्त 2014 के बाद, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर ये धरने हो रहे थे, एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए थी PTI उस वक्त भी, तो चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके थे और एक बड़े ही सरमायाकारी का उन्होंने ऐलान करता था। अभी सऊदी अरब को कोई 32 के करीब $32 अरब के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं 25 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको ऑफर किए गए हैं, जिसमें रेलवे लिंक्स हैं, गवादर में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा PIA की नीजकारी है, एयरपोर्ट्स की नीजकारी है, वो भी उनको ऑफर की गई है। इससे पहले कतर भी इंटरेस्टेड था कि वो जो एयरपोर्ट्स है पाकिस्तान के, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट्स, वहाँ पे वो सरमायाकारी करे, लेकिन वो भी मेरी खुद भी जो प्रीवियस कतरी एम्बेसडर्स थे उनसे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन इस टॉपिक पे हुई थी। लेकिन उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूं, इनसाइड जो है उनका सबसे बड़ा गिला ये भी था कि आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती है। आपकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही अनकोऑपरेटिव है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि गैर मुल्की सरमायाकारी को फैसिलिटेट किया जा सके। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किसी काम की नहीं है। मित्तल साहब, ये किस दौर की मुलाकात है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं? ये PTI गवर्नमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं या फिर कहते हैं निगरान सेटअप के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं, मैं PTI गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी हमेशा से ऐसी रही है। यही वजह है कि अभी PDM के दौर में SIFC क़याम में आई, उसका अमल क़याम में आया, अदरवाइज शायद उसकी जरूरत ना पड़ती। तो SIFC लेकिन हमने देखा है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जब वो खादिम आला पंजाब रहे हैं तो हमने देखा है कि उनके दौर में चाइना के साथ कोऑपरेट करके बहुत सारे मंसूबे जो थे वो शुरू किए गए, कोलैबोरेशन की गई टर्की के साथ और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हुए। तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का जो काम करने का तरीका है या जो तर्ज अमल है, जो उनकी तर्ज सियासत है, वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा सूट करता है? तो अब जो दौरे हो रहे हैं और जो MOU साइन होते हैं, आपको लगता है कि वो फुलफिल हो पाएंगे? जनाब, ये जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं, शहबाज शरीफ को बहुत अच्छा परफॉर्म उसमें नहीं कर सके। उसकी एक बहुत बड़ी वजह कोलिशन गवर्नमेंट थी, दूसरी वजह सियासी इस्तेहकाम का ना होना था, तीसरी वजह ये थी कि तमाम की तमाम पार्टीज किसी ना किसी तरह से अदालतों में मौजूद थी। तमाम सियासी क़यादतें इनफैक्ट अदालतों में मौजूद थी। PTI की क़यादत थी, PMLN की क़यादत थी या पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, वो तमाम की तमाम अदालतों में मौजूद थी। इसी तरह से हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी भी सारी की सारी अदालतों में मौजूद थी।
फिर हमारी पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारे फ्लॉज हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हैवी हो गया हुआ है, इतना ज्यादा हो गया हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी सनतकार जो है वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि अगर वो बैंक में पैसे रखेगा तो उसको 22-23% सालाना प्रॉफिट आता रहेगा। वो बहुत हाईएस्ट रेशो है ये प्रॉफिट की, ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्टर या सरमायाकार क्यों पैसे किसी बिजनेस में लगाएगा, वो रिस्क भी ले, वो बहुत सारे दूसरे भी लांजों में पड़े, तो उसको ऐसे जरूरत नहीं। तो मित्ता साहब, जिन सरमायाकारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उमर अयूब साहब हैं, वो सऊदी अरब के वक्त को खुश आमदीद भी कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान्स हैं वो यही हैं कि 21 अप्रैल से वो एहतजाज भी शुरू करने जा रहे हैं। 6 रुकनी इत्तेहाद भी बन चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक बार फिर से एहतजाज करती दिखाई देगी तो आपको लगता है कि ये मामलात खराब हो सकते हैं या इनको आगे बढ़ने से फिर से एक बार रोकेंगे ये? डेफिनेटली। देखिए, IMF की एग्जांपल हमारे सामने है। 2 दफा IMF ने रिसेंटली हमें एक तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत $3 बिलियन दिए थे, और उससे पहले भी उन्होंने कुछ पैसे हमें दिए थे, $6 बिलियन। तो इन दोनों माहिदों के वक्त उन्होंने तमाम पार्टी से ऐसे एश्योरेंस ली थी, कमिटमेंट ली थी कि अगर उनकी हुकूमत आती है या अगर वो ऑपोजिशन में भी है तो वो कोऑपरेट करेंगे, और जो IMF के साथ एग्रीमेंट हो रहा है उसको तकमील तक पहुंचाने में हर तरह की फैसिलिटेशन फराहम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पहली दफा हो रहा है। हमने पिछले 76 सालों में इस तरह का तर्ज अमल इंटरनेशनल जो क्रेडिटर हैं उनका नहीं देखा है, क्रेडिट एजेंसीज का नहीं देखा है इस तरह के तर्ज अमल, जो हमें ये पिछले 2-3 दफा देखने में आया है। उन्होंने बाकायदा सियासी जमातों से एश्योरेंस ली है। जिस तरह से अभी इमरान खान साहब जेल में थे, जेल से भी उन्होंने एश्योर किया कि अगर PTI की हुकूमत आती है, इलेक्शन से पहले उन्होंने इमरान खान साहब से बात की, इमरान खान साहब की पार्टी से बात की कि PTI की हुकूमत आती है तो क्या स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत जो $3 बिलियन की रिमेनिंग अमाउंट है वो अगर दी जा रही है तो क्या वो PTI अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी, या हुकूमत जो मौजूदा PTM की है वो कमिटमेंट कर रही है तो वो पूरी करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरह के मामला होते हैं और जो पहले कभी नहीं देखते मैं। दूसरी अहम चीज ये है कि आपके पास जापान की एग्जांपल मौजूद है, आपके पास ये UK की एग्जांपल मौजूद है, कुवैत की एग्जांपल है, आपके पास बेल्जियम की एग्जांपल मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया की भी एग्जांपल मौजूद है, जहां पर हुकूमतें बड़ी तेजी से बदलती हैं, बहुत तेजी से स्विच ओवर करती हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कोई अदम इस्तेहकाम आता नहीं है। तो लेकिन पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रहती है। हाँ, पॉलिसीज में भी कंटिन्यूटी रहती है, ये वाकई 100% दुरुस्त बात है। पर एक और अहम मामला है, उस पर भी आपका कमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहा ना हुकूमतें तेजी से बदलती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं और केसेस जो है वो तेजी से बदलते रहते हैं। फैजाबाद धरना कमीशन सीधा सीधा मोरद इल्जाम ठहरा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जो कि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। उनकी गवर्नमेंट को इस वाक़े का मोरद इल्जाम ठहराना आपको लगता है कि ये दुरुस्त है कमीशन की रिपोर्ट? क्योंकि रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि उस वक्त मुल्की क़यादत ने इस वाक़े पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। देखिए ज़रियाब, ये मैंने 1 महीना पहले 18 मार्च को ये स्टोरी ब्रेक की थी, और ये अदरवाइज तो मीडिया पे ये कल आई है। 18 मार्च को ये स्टोरी मैं कर चुका हूँ, तो कल मैंने इस पे 3-4 डिफरेंट जगहों पे प्रोग्राम्स भी किए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दी गई है, तमाम इंटेलिजेंस इदारों को भी बरीउल जिम्मा करार दिया गया है। शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत, या ये भी कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, उनको कसूरवार डिक्लेयर किया गया है कि उन्होंने TLP के कारकुनान को, TLP के मार्च को रोका नहीं, उनको फैजाबाद आने दिया। तब उनसे ये पूछा गया कि आपने TLP के मार्च को रोका क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि नक्शे अमन का खतरा था, अगर रोका जाता तो खून खराबे का खतरा था, जिसकी वजह से उनको नहीं रोका गया। और उनकी कोई 12 के करीब डिमांड्स थी, 11 पूरी कर दी गई थी। एक डिमांड जो थी वो वफाकी हुकूमत से मुतालिक थी, जो कि उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद को हटाने से मुतालिक थी।
तो वो एक डिमांड थी जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की पूरी नहीं की गई थी, बाकी तमाम डिमांड्स पूरी कर दी गई थी। इसमें तजावीज़ दी गई हैं, कुछ सिफारिशात दी गई हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को रेगुलेट करना चाहिए। और हमने तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चीज़ देखी है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज रेगुलेटेड है, उनके हवाले से लॉज मौजूद है और बड़े स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद है। तो मिर्जा साहब, कमीशन ने तो फिर अपना काम कर दिया है, अदालत ने भी जो रिपोर्ट देखनी है वो कमीशन की ही देखनी है। तो ऐसे ही फिर साबिक जनरल फैज हमीद को बदनाम किया जा रहा था, जो इल्जाम उन पर लग रहे थे, तो क्या आपको लगता है हद तक इज्जत का दावा उनको करना चाहिए या वो कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हद तक इज्जत का दावा करेंगे। और वो अबसार आलम साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 38 गवाहान में से जिन्होंने इम्प्लीकेट किया है जनरल फैज हमीद को, और उन्होंने कहा है कि जनरल फैज हमीद उनको फ़ोन करते रहे और चैनल 92 न्यूज़ को खोलने के लिए दबाव डालते रहे। जब उन्होंने दबाव कबूल करने से इनकार किया तो उन्होंने फिर दोबारा फिर अबसार आलम जो कि चेयरमैन पैमरा थे उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि अगर आप 92 न्यूज़ नहीं खोल रहे हैं तो बाकी तमाम चैनल्स को भी बंद कर दिया जाए। तो अबसार आलम ने बाकी चैनल्स को भी बंद करने से इनकार किया और फिर उसके कुछ देर के बाद मरियम औरंगजेब ने तमाम चैनल्स को बंद कर दिया। और इन तमाम इक़दामात की शाहिद खाकान अब्बासी ने जिम्मेदारी भी ली है। और दूसरी एक और भी अहम चीज़ है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इसमें ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये हुक्म दिया था कि रिमूव किया जाए, डिस्पर्स किया जाए उस धरने को फैजाबाद से, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, बाकी तमाम इक़दामात की जिम्मेदारी लेता हूँ। जनरल फैज हमीद को मैंने ही कहा कि वो मुजाहिरीन के साथ मामला तय करे और उनके साथ बातचीत करे, चूँकि वो किसी और की कमिटमेंट लेना नहीं चाह रहे थे। वो चाहते थे कि फौज का कोई अहम अफसर हो जिसकी कमिटमेंट हो। चलें, लेट्स सी कि इन बयानात को भी जीआईटी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन कुछ और बयानात हैं उस पर भी आपसे आपकी टेक लेनी है। वज़ीर दिफा भारत से कश्मीर पर लचक दिखाने पर तजारत बहाल करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत का रवैया देखें तो वो पाकिस्तान से किसी किस्म के ताल्लुकात चाहता नहीं है और ना ही लचक का मामला दिखाना चाहता है। तो फिर आपको लगता है कि हालिया पॉलिसी पाकिस्तान के मुकम्मल बायकॉट की है भारत की, और वो हर तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, चाहे हम कोई इनिशिएट ले भी या पहल भी करना चाहें? दरियाब इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो ये भी है कि हम शायद इसलिए भी ये बात कर रहे हैं कि चूंकि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और मई में वहाँ पे इलेक्शंस हैं जिसमें मोदी जो है वो अक्सरियत में आते नजर आ रहे हैं। और मोदी के लिए चैलेंज ये है कि लास्ट टाइम उन्होंने 309 या 10 सीटें ली थी और अब ये कहा जा रहा है कि उनका चैलेंज ये है कि वो 310 से ज़ायद सीटें लेना चाहते हैं, और अगर 310 से कम सीटें लेते हैं तो उनको एक तरह से शिकस्त उनकी कंसीडर की जाएगी। अगर वो 310 से कम नशिस्तें लेते हैं तो ये एक तरह से उनका चैलेंज है जो उनको मीट करना है। तो हम शायद हमारी तरफ से इसलिए भी बयान दिए जा रहे हैं कि हम अपीज उनको करना चाह रहे हैं ताकि वो किसी किस्म का हमला ना करते, अटैक ना करते। एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो मेरा ज़ाती ख्याल है और मैं इसको इस तरह से कंप्रीहेंड करना चाहूँगा कि ये बेवक्त की डागरी है जो पाकिस्तानी लीडरशिप की जानिब से अलापी जा रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह का कंडक्ट सामने आना चाहिए था। इसहाकदार साहब ने भी और ख्वाजा आसिफ ने भी मुसलसल ये जो बयान दे रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना है मेरी नज़र में। ये इनको इस वक्त नहीं देने चाहिए। वहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का सिनेरियो है, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को एंगेज नहीं करना चाहेंगे। और पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है, फाइनेंशियली भी हम कोई बहुत वेल ऑफ नहीं है, बहुत साउंड नहीं है। तो इसलिए इंडिया की अभी इस वक्त तक किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं होगी कि वो हमें एंगेज करे। मैं इस बात की फेवर में हूँ कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात को बनाकर बहुत सारे माली फ़वायद हासिल कर सकते हैं।
ट्रेड में। लेकिन जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो रवैया है, वहाँ के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं पाकिस्तान मुखालिफ बातें करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर ही फिर उनको वोट पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़किया शाहिद मेतला साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। तो जनाब हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक ही बात की जा रही है कि दुनिया में तेजी से हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अजीम के आगाज पर तीसरी जंग अजीम का खदशा जाहिर किया गया था, लेकिन फिर रूसी जो सदर हैं प्यूटिन, उन्होंने भी इसी तासुर को तकवीत दी और कहा कि तीसरी आलमी जंग के 2 फरीक होंगे, लिहाजा अब रूस, चीन, ईरान, यमन, शिमाली कोरिया एक तरफ होंगे, जबकि नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दूसरी तरफ। ताहम इसराइल पर ईरानी हमले के बाद इन खबरों में मजीद तेजी आ गई है और ईरान के बयान से बजा तौर पर यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि यह हमला फलस्तीनियों की मोहब्बत में नहीं बल्कि शाम में 1 अप्रैल को होने वाले ईरानी सफारत खाने पर हमले के रद्द अमल के तौर पर किया। बिल्कुल, और तीसरी आलमी जंग को कोई पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी और ना ही ये सालों पर मुहित होगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। एटमी हमलों से ज़मीन ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन बर्बाद ज़रूर हो जाएगी। आज हम इस मौजू पर माहिर इल्म नजूम से दरियाफ्त करेंगे कि क्या इंसानियत एक खौफनाक तसादुम की तरफ बढ़ रही है या बढ़ने वाली है। बहुत से लोग इस हवाले से पेशनगोइयाँ कर रहे हैं और इस हवाले से पहले भी बहुत सारे बयानात लोगों के सामने आ चुके हैं कि 2024 जो है उसमें तीसरी आलमी जंग हो सकती है। एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तीसरी आलमी जंग जिस लफ्ज़ से जिसमें बिजली की लहर दौड़ जाती है, आपको लगता है कि वो हमारे सामने है? सितारों की चालें इस हवाले से क्या कहती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, मैं नहीं समझता कि आप लोगों को अब जो एस्ट्रोलॉजर्स की या उनकी जरूरत रह गई है बाकी इस बात को समझने के लिए, क्योंकि इस टाइम 6 मुल्क आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं इस जंग में। आपने देखा कि ईरान ने जब अटैक किया तो उसने अपने 3 मुख्तलिफ ममालिक से, तकरीबन 4 का कहना है, 3 ममालिक से इकट्ठा अटैक किया। और ये जब 1 या 1 से ज्यादा ममालिक इन्वॉल्व हो जाए किसी भी जंग में, तो एक बड़ी जंग की जैसे कहते हैं कि इब्तदा होती है, और वो हो चुकी है। और अभी भी बस हम महसूस नहीं कर रहे। लेकिन ये आपको याद होगा जब एक पहले किसी हमने प्रोग्राम में इस पे बात की थी कि ये जो हमास का जब ये मामला शुरू हुआ तो यही बात थी कि ये एक बहुत बड़ी जंग की इब्तदा है। और अभी भी लोग इसको ईरान, इसराइल या हमास और फलस्तीन इशू समझ रहे हैं, हालांकि ये जंग टेक्निकली अगर रिवायात की रोशनी में भी देखें जी, तो मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अरबों के सर पे असल में मंडला रही है। और बेसिकली ये जंग अरबों को सर लेने का बहाना समझ लें इसको। ये वो इब्तदा है जो इनको गैर महसूस तरीके से पता नहीं चल रही। उसकी मैं 2-3 आपको दलीलें दे देता हूँ। एक रिवायत है कि अरब का खून बहेगा इस हद तक कि 100 में से 1 बाकी रह जाए। अब देखें, आज से बहुत साल पहले तक तो 80s से पहले जब एटॉमिक बॉम्ब्स इतने नहीं थे और कंट्रीज एटॉमिक पावर्स नहीं रखते थे, तो उस वक्त तो शायद हमें महसूस ना होता कि इस तरह से इतना ही इंसान कैसे मारा जा सकता है। लेकिन आज जिस माहौल में हम बैठे हैं और जब अमेरिकी बड़ी बेड़े जो है और उनकी मैरीन्स आके इसराइल की बहाने उस समंदर में खड़ी हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका का आपके सामने है कि पूरी दुनिया में इंसानियत की जितनी मर्जी इसने बातें की हैं, लेकिन दुनिया में अगर एटॉमिक हमला किया तो इसी ने किया है जो जापान में हिरोशिमा पे किया था। तो अगर उस सारे तनाजुर को सामने रखे हैं, और जब प्यूटन ने कहा इसको कि तुम ये इतने बैडी बेड़े लेके क्या सिर्फ ये हमास के लिए आए हो, तुम इधर क्या करने आए हो, तो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि जब भी अमेरिका कोई बयान देता है या आगे होने की कोशिश करता है तो रशिया पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो ये बताइएगा फिर अली कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि सितारों की सफबंदी किस तरफ इशारा देती है कि कौन से ममालिक किसकी तरफ होंगे? पाकिस्तान का किरदार भी बताइएगा। और दूसरा ये भी कि नेतन्याहू तो साफ वाशिगाना अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, तो यहाँ पर ईरान पर हमला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट पास ऑन उनकी तरफ से की गई। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत एक डेंजरस स्टेटमेंट है जो उनकी तरफ से पास ऑन की गई?
देखिए, आप लोग अगर इस जंग की इब्तदा चेक करें ना, तो इसराइल का रवैया शुरू से ही जारहाना रहा इस जंग को लेके, और उन्होंने अभी तक किसी किस्म का किसी का ना सुना, ना यूएनओ की किसी मुल्क की बात सुनी। और अब भी वो अगर उन्होंने कहा है तो वो हमला करेंगे और ईरान को इसका जो है वो जवाब देंगे। और बल्कि ये उनको भी पता था कि ईरान को वो लाए ही इस नुक्ते तक हैं, जैसे आपने गुफ्तगू के शुरू में कहा कि ये फलस्तीन की मोहब्बत में नहीं, अपने जो एम्बेसी पे अटैक हुआ उसका जवाब था। हालांकि इसमें थोड़ा सा आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जिस दिन हमास ने अटैक किया था उस दिन भी ईरान पे इल्जाम लग रहा था, क्योंकि हमास को शाम के जरिए पूरी मदद ईरान कर रहा है। और यही उसको इस हमले का जो उसके सफारत खाने पे जो हमला हुआ है, ये भी इसीलिए हुआ है कि हमास को दी जाने वाले जितने मिसाइल्स हैं हिजबुल्लाह के जरिए मदद हो, वो शाम के जरिए वो ईरान कर रहा है, क्योंकि उनके तो वसाइल ही इतने नहीं है हमास के पास कि वो इस सब को कर सके, कैरी इतना बड़ा ऑपरेशन। तो टेक्निकली उनको भी पता था कि इसके पीछे ईरान है, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम जो छुप के सामने नहीं आ रहे तो हम तुम्हें डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लें। तो ये उसी का बहाना बना है और अब ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। तो सामा अभी खुदा ना ख्वास्ता अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो उसमें फिर पाकिस्तान का किरदार क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान को डायरेक्टली अभी इसमें नहीं जाना। पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है वो हमारी इंडिया के जरिए होगी या अफगानिस्तान, दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब उसमें मैं समझा देता हूं कि देखें, अगर तो आपकी जो अमेरिकन साइड के प्रेशर इंडिया पे है कि हम पे अटैक किया जाए, और चाइना का ये जो कराक्रम वाली साइड और इसको ब्लॉक करें, चाइना को टफ टाइम दें, क्योंकि चाइना भी इनके पीछे खड़ा है इस सारी जंग में। जो मिडल ईस्ट में अब खेली जाना प्ले, इसमें रशिया चाइना एक ही पेज पे है और दोनों कह रहे हैं कि हम मतलब चाइना उतना खुल के नहीं है, लेकिन रशिया जैसे कह रहा है कि ईरान पे अटैक हुआ तो हम आ जाएंगे, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। बल्कि आपके नाजरीन के लिए एक और भी रिवायत बयान कर दूं कि ये जो शाम पे तुर्कों के आने की एक हदीस मिलती है कि शाम पे तुर्क आके बैठ जाएंगे। अब वो उसमें भी रिवायात में दो तरह है कि रशियंस को भी तुर्क माना गया तारीख में कि ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल है और ये तुर्क हैं। तो ये दो बस निशानियां याद रखें, या जो करंट तुर्की आके बगदाद में बैठ जाए या आपका रशियन आके बैठ जाए इराक में, तब भी समझ लीजिएगा कि एंड ऑफ टाइम की एक बहुत बड़ी हदीस वो सही होगी कि इसके बाद इमाम महदी के ज़हूर के करीब होंगे। तो जो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया को आगे किया जाएगा। हम इधर मिडल ईस्ट में नहीं आएंगे, हमें इंडिया से हो सकता है मामला, या अगर हम बिल्कुल इसे हम ग़ज़वा हिंद कह सकते हैं उसामा, आम और सादा अल्फाज में। बिल्कुल जी। अब ये ऐसा महसूस होने लग गया हमें कि ये अगर जंग शुरू हो गई तो हम डेफिनेटली हमारे पूरा खिता जो है एक बॉयल करेगा, तो हमें भी एक बहुत बड़ी जंग का सामना होगा। क्योंकि उसमें भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया जैसे आप लोगों को ऊपर से लग रहा है बहुत जबरदस्त और बड़ा जी प्रॉस्पेरियस और तरक्कियां कर रहा है, हालांकि उसकी भी बहुत बड़ी स्टेट्स अभी भी गुर्बत की उसमें पड़ी हैं। और ये जो मोदी की सारी है ना जो सपोर्ट, वो जस्ट इसकी पुअर स्टेट्स में है, जबकि इसकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो एक्चुअल इस टाइम वेल्दी स्टेट हैं, जो इनकी सिलिकॉन वैली कह लें, आईटी हब बन गई हैं, उसमें मोदी की पजीराई नहीं है। तो इसने अब अपनी एलाइज को भी सीधा करने के लिए बहाना बनाना है पाकिस्तान पे अटैक का, जैसे ये हर दफा करता है। लेकिन इस दफा जो मामला है वो ये है कि ये अटैक उतना छोटा नहीं होगा। अगर ये जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी जंग में जाएगा। ठीक है, लेकिन उसामा जिस तरह से आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से, जब से वो हुकूमत में आए हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, वो ख़राब ही हुए हैं। और मोदी साहब ने तो ये चाहा कि पाकिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात का बॉयकॉट ही किया जाए। अभी जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले कोई ना कोई मुहिम जोई ज़रूर की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ। आपको लग रहा है कि ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है? जी, मई एक इसका हाई टाइम है और मोदी के पास कोलेशन ही बनानी है। मोदी ने वो जितना शो कर रहे हैं अक्सरियत, वो अक्सरियत उतनी नहीं ले पाएंगे। और मैं समझता हूं कि वो जो उनका अखंड भारत का ख्वाब देख रहे हैं, जिसकी खातिर वो अपने इर्द गिर्द ममालिक में अपनी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स मैनेज करने की भी अमेरिका के जरिए उन्होंने कोशिश की है,
और वो अखंड भारत के नाम पे ही इस दफा भी इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके लिए उनको डेफिनेटली पाकिस्तान की ये साइड जो अखंड भारत की, जो कश्मीर, गिलगित और ये सारी, इस पे कुछ ना कुछ उनको दिखाना पड़ेगा। तो चांसेस होंगे कि हम पे जो है अटैक वो करें, और इसके बहुत हाई चांसेस हैं। अच्छा, ठीक। उसामा, एक मामला ये भी है कि जो अरब ममालिक हैं, स्पेसिफिकली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनका किरदार क्या होगा? ये तो बस अब वो मासूम बकरी का तरह जो है शिकार होंगे, क्योंकि इन लोगों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि मिसाल के तौर पे अब आप हो, हम हो, एक घर में रहते हो, 10-12 बहन भाई हो या कुछ भी हो, तो हमारा एक भाई अगर आप निकले बाहर उसको कोई मार दे, दूसरा निकले मार दे, तो फिर हम ये सोचते रहे कि ये मार रहा है, कोई नहीं, मेरे लिए ये मसला नहीं है। एक्चुअली अरब के जो एथनिकली उनके सितारों की अगर रोशनी में देखे ना, तो एथनिकली उनके सर पे ये मौत मंडलाई। उन्होंने समझा ये सिर्फ फलस्तीनियों का खून बह रहा है, हालांकि फलस्तीनी तो फिर मैं समझता हूँ मर के जिंदा हो रहे हैं, ये जिंदा होके मरने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर वो हुर्रियत खत्म हो गई और वो सेंस एक्यूमेन असल में इन्होंने लैक कर दिया, जिससे इंसान भांप लेता है खतरे को। इनकी सेंसेस ही नहीं काम कर रही कि ये सब कुछ जो मजाक हो रहा है ये एक्चुअली इनके लिए। अब देख लें आप कि टेक्निकली आज से ईरान और सऊदी आपस में बड़ा अरसा मुखालिफ रहे, और एन इस मौके पे दोनों ने, सऊदिया ने कह दिया कि मैं ईरान के खिलाफ नहीं जाऊंगा या अड्डे नहीं दूंगा, कतर ने भी कह दिया, कुवैत ने भी कह दिया। सिचुएशन की किस साइड पे आके चुप करके ये खड़े हो गए। अब ईरान और ये शाम, लबनान, उर्दन कह रहा हूं, यमन, जब ये करेंगे मिल के अटैक, तो डेफिनेटली इजराइल ने भी आगे से शुरू करना है काम, और इनकी आवाम जो प्रेशर बिल्ड करेगी उसके नतीजे में मुझे लगता है कि सऊदिया को और इसी तरीके से दूसरे ममालिक को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, तो ये सारे ही एंगेज हो जाएंगे इस जंग में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तीसरी आलमी जंग के हवाले से, जहां हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस जंग में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। तो इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए टैरो कार्ड रीडर दाऊद को हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। दाऊद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस हवाले से कार्ड्स क्या कहते हैं? तीसरी आलमी जंग का खतरा मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगी कि अपना सामान पास ऑन कर दें आगे थोड़ा सा। सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये सूरत हाल है कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी से बात करूं, इल्मुल अदाद से बात का आगाज़ करूं, तो 2024 को जब हम मुफरत करते हैं तो 8 का अदद बनता है। अच्छा, 8 का जो अदद है इनकलाब है, तब्दीली है, पूरी दुनिया में तब्दीली आने वाली है, चाहे वो सियासी ब्लॉक बने, चाहे वो जंग की सूरत में हो, चाहे वो मौसमी सूरत में हो। तो इस पूरे साल में ये सारी तब्दीलियाँ चेंजिंग में आएंगी, और ख़ासकर अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा जो है इसकी तरफ हमें लेकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी 8 का हिस्सा बनता है। जी, 8 का हिस्सा, और ख़ासकर पाकिस्तान का जो अदद है वो 8 का है। ठीक, ये बात याद रखिएगा कि जब तक इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं घुसेगा, उस वक्त तक जो है सूरत हाल किसी सिमत नहीं जानी। अच्छा, पाकिस्तान का इस सारे मामलात में एक कलीदी किरदार रहेगा। अगर पाकिस्तान, ईरान अगर इस जंग में जा चुका है तो ये सूरत हाल एक हद तक तो रहेगी, मगर एक्सट्रीम में नहीं जाएगी। ठीक है, मगर अगर एक्सट्रीम में जाना है तो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान को इसका अगर हिस्सा बनना है तो फिर ये सूरत हाल जो है वो आगे बिगड़ेगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी इसमें, बहुत ज्यादा, तो वो हमारी लोकेशन वाइज है या फिर हम एटमी ताकत हैं इस वजह से है? नहीं, दोनों चीजें भी हैं, मगर तीसरी चीज अगर मैं इल्मुल अदाद से लूं, न्यूमरोलॉजी से लूं, तो पाकिस्तान की हैसियत बहुत नुमाया रहेगी पूरी दुनिया में। ठीक है, और जिसमें अमेरिका का किरदार भी बड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि अमेरिका का 6 का अदद बनता है। अच्छा, कमाल बात यह है 6 और 8 की मुखालफत है। अगर आप कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो शायद ये सिलसिला चल रहा है, मगर मैं यहाँ पे पावर्स की बात करूँ कि तो ये दोनों चलेंगे इकट्ठे, मगर ये दोनों
मुखालफत में है। ठीक है। जब भी कभी पाकिस्तान के मामलात की बात होगी तो अमेरिका ऊपर से इकट्ठा होगा, मगर अंदर से अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। और जब ये मुखालफत खुल के सामने आएगी तो फिर दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी, और ये हालात जो है इस वक्त जो है उसी तरफ ही जाएंगे। जाहिर बात है यहाँ पे दज्जाल का आना और इसराइल का जो है पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने का मामला होना, ये सारी सूरत हाल एक सिमत की तरफ जा रही है, मगर इतनी तेजी से नहीं जाएगी, ये स्लोली जाएगी और ये डायरेक्शन वही है। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को भी अब जवाब दिया जाएगा, तो आपको वो भी नजर आ रहा है कि वो भी होगा? देखें, यहाँ पे मैं कार्ड्स की एनर्जी को यूज करूंगा, और ये जो इसराइल है वो या वहाँ पे उनका मजहब जो है वो जादू है। वो अपने जो है वो प्रिडिक्शंस के हवाले से, जिस तरह लाल गाय 8 उन्होंने इकट्ठी की हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने अपनी वो दीवार के साथ जो अपने मामलात किए, ये इस साइकी को के ऊपर चलते हैं। उनके जो मेन मजहबी पेशवा हैं वो उस थीम को लेके चलते हैं। उन्होंने उसी थीम को पकड़ा है, यहूदी के थीम को, और उसी को लेके उन्होंने चलना है। और ये इस एनर्जीज को भी देखते हैं, इस कार्ड्स को भी देखते हैं। ये कार्ड्स वहीं पे यूज होते हैं, तो यहाँ की एनर्जी पे हम उन्हीं की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और उनकी प्लानिंग क्या है, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और ईरान आगे क्या करेगा। ये कुछ सवालात हैं, ये हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे। हमने इसका जो जायजा है इल्मुल अदाद से तो ले लिया कि इल्मुल अदाद के मुताबिक यहाँ पे जो सिचुएशन है आगे वो खतरनाक रहेगी, और यहाँ पे तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त देख तो रहे हैं, मगर बड़ी बारीक बीनी के साथ। कार्ड की एनर्जीज फिर अब क्या बता रही? जी, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को ही देखते हैं कि पाकिस्तान कैसी प्रेजेंटेशन देगा। तो कार्ड्स की 3 कार्ड्स की एनर्जी से मैं देखता हूँ कि ये ईरान, फ़लस्तीन और इसराइल की जो, और ख़ासकर अमेरिका भी इसमें मुलव्वस तो है कहीं ना कहीं। तो इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान का 3 कार्ड्स की एनर्जी में आगे क्या किरदार रहेगा और करंट क्या है। तो 3 कार्ड्स की एनर्जी में देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या किरदार रहेगा पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में, मौजूदा किरदार क्या है ईरान और फ़लस्तीन के मामलात में और इसराइल के मामला। अच्छा जी, पाकिस्तान डबल माइंडेड है। कार्ड्स आप देखेंगे तो डबल माइंडेड बैलेंस कर रहा है, सारे मामलात को लेके चल रहा है, पूरा नजर रखी हुई है पाकिस्तान ने। ठीक है, करंट सिचुएशन में देखें आपको बैलेंस की सूरत हाल कहाँ, एनर्जी बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, सेकंड कार्ड में ये है कि पाकिस्तान जो है अभी इन तीनों के मामलात में नहीं कूदेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे थर्ड कार्ड में 3 कंट्रीज आ रहे हैं, जिसमें फ़लस्तीन हो गया, अमेरिका हो गया, ईरान हो गया। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली जो है मोहतात बनाई है और मोहतात बनाएगा। अब यहाँ पे सूरत हाल तो ये हुई है कि ईरान ने जो है अटैक किया है अगर इसराइल के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये जो अटैक है इसके क्या असरात मुरतब होंगे अक़वाम आलम पे। तो ईरान के असरात जो है इसराइल के ऊपर अटैक के बाद टैरोकार से देखते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद, वक्त की हमारे पास कमी है, ब्रेक लेने का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो शहरी बिजली बिल के बारे में सोच के हलकान हो रहे हैं कि बिल कैसे अदा किए जाएंगे, क्योंकि पिछले साल के कुछ मनाजिर भी थे जो हमने आपके साथ भी शेयर किए थे कि किस तरह से पिछले साल भी ओवर बिलिंग लोगों को की गई है और जिस तरह से बिजली महंगी की गई है, और दूसरी तरफ फिर बिजली की लोड शेडिंग का सामना भी हमें करना पड़ता है। अब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि आवाम सोलर पैनल्स की तरफ मुतवज्जा हो रही हैं। अक्सर छतों पर सोलर पैनल नस्ब देखे हमने, और क्या ये सोलर पैनल लगवाने से लोड शेडिंग और महंगी बिजली का मसला हमेशा के लिए हल हो जाता है, ये भी हमें देखना है। दूसरी जानिब सोलर पैनल्स की जगह सोलर पेंट की इंतहाई सस्ती टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवा दी गई है, और जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा खुसूसी पेंट की मदद से किसी भी दीवार को सोलर पैनल में भी तब्दील किया जा सकता है। तो आज इस पर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। बिजली के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं, बिजली की जो प्राइसेस हैं, जो लोड शेडिंग है, उस पर भी बात करेंगे, और सोलर पैनल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी पर बात करेंगे। न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान अजीज़ हमें ज्वाइन करें। अदनान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और एनर्जी एक्सपर्ट सैयद फैज़ान अली साहब भी हमें ज्वाइन करें। तो ज़रा पहले हम मसाइल
पूछ लें, फिर उनके हल की तरफ आते हैं फैजान साहब। अदनान ये बताएगा, क्योंकि आपकी बीट है, आप देख भी रहे हैं बिजली के महकमों को, लेस्को को, इसके अलावा दीगर तमाम मामलात भी, तो आपको लगता है कि डेफिनेटली बिजली में कुछ दिनों पहले भी चंद यूनिट्स का इजाफा कर दिया गया, इस बार भी ऐसे ही होगा जैसे पिछले साल लोगों को अपने मोबाइल फोन बेचकर बिजली के बिल भरना पड़े थे, तो सूरत हाल इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी? देखिए दरियाब, ये हो नहीं रहा, ये होना शुरू हो चुका है कि लोग अपने मोबाइल सेल कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट पे पैसे निकलवा के सूद पे लोग बिल पे कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले, क्योंकि कल आपने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जो है वो इसकी चीज़ का अपना एतराफ़ किया है कि 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग है लेस्को में। लेकिन ये तो क्योंकि इनके जो अदाद व शुमार है ये तो उन्होंने खुद लेस्को से लिए हैं, तो इससे पहले जो है वो लेस्को जो है वो एक बोगस जो अदाद व शुमार का जो है ना वो गोरगंदा खेल रहा था। लेकिन इसने सबसे जो रिपोर्ट तलब की कितनी जो है वो ओवर बिलिंग है लेस्को में, तो लेस्को के अपने अफसरान ने एक हंस के बात डाल दीजिए 43 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग है। तो उस पर हमने बाकायदा, आपने खुद प्रोग्राम भी इसमें किया था जब मैं बात से लाइव था, तो उस वक्त हमने ये इंकशाफ भी किया था कि इतनी ओवर बिलिंग नहीं है, इससे ज्यादा है। तो उसका जो पंडोरा बॉक्स है वो कल खुल चुका है। तो इस हवाले से जो FIA है वो भी हरकत में आ चुकी है। FIA की जानिब से 2 जो एक्सीएन उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, और इस वक्त लेस्को में कोई भी जो अफसर है, कोई भी जो फील्ड स्टाफ है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि सारे यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। बानपुरा डिवीजन ओवर बिलिंग की मद में वो मुकम्मल अरेस्ट है। अच्छा दान, मेरा सवाल ये है कि किया जा रहा है, खाली SDO या एक्सीएन तो ये स्टेप नहीं ले सकते हैं, उनके बैकएंड पर कौन सी ऐसी पावर उनके साथ मौजूद है कि वो लोगों को इतने करोड़ों यूनिट्स का बिल भेज रहे हैं? मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, लेस्को चीफ शाहिद हैदर, उसने खुद, मैं ऑन कैमरा, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने खबर भी दी है, ये नईबा में छपी भी है कि उनने तमाम एक्सीएन और SDO साहिबान को बुलाया कि 25% जो है वो जो हमारा खसारा है वो बढ़ चुका है, इसको पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग करें, क्योंकि हर माह की 3 तारीख को कंपनी क्लोज होती है। पूरे जो इसकी रिकवरी के हवाले से जो शेड्यूल बनता है, इस बार जो कंपनी है वो 3 तारीख के बाद जाके क्लोज हुई है, 10 तारीख के करीब जाके, क्योंकि SDO एक्सीएन ने हल्फन कहा था कि हम ओवर बिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ओवर बिलिंग करते हैं तो जो सार्फिन है वो हमारे दफातर में आके एहतजाज करते हैं, अगर फिर पकड़े जाते हैं तो FIA हम पे FIR करती है। तो लेस्को चीफ ने आके से ये कहा था, ये भी ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, शाहिद हैदर साहब ने कहा था कि जो इनके कस्टमर सर्विस डायरेक्टर भी हैं कि जून तक FIA को मैनेज कर लिया गया, आप ओवर बिलिंग करें, सिर्फ हमारा जो है कुर्बानी ना हमारी बनाए, आप ये 25% हमारा सारा बढ़ चुका है, इसको सिर्फ पूरा करवा। जहां पर इतनी अंदर की खबरें आपके पास है, वहां पे थोड़ा सा मैं ये भी बता दीजिए कि जिन लोगों के ना देने का खुमियाजा दूसरी वहां भुगत रही है, वो कंपनियां कौन सी हैं, वो इदारे कौन से हैं जो कि बिल दे नहीं रहे? वो देखें कि अगर इस तरह बात करें ना, तो जो ओवर बिलिंग करना लेस्को की मजबूरी है, क्योंकि लेस्को में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे जो सार्फिन है वो बिल पे करते नहीं है। आप लाहौर की तरफ आ जाए, लाहौर की जो शालामार डिवीजन है, वहाँ के जो वाघा सब डिवीजन है, बाटापुर सब डिवीजन है, साफी दूनी सब डिवीजन है, वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो बिल अदा करते ही नहीं है, वहाँ पे बिजली चोरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये बिजली परचेज करके हमें आगे से फरोख्त करते हैं। जब इनके अपने पैसे पूरे नहीं हो गए फिर ये ओवर बिलिंग करेंगे। इस बार तो बाकायदा जो वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुद एतराफ़ किया है कि जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको भी ओवर बिलिंग की गई है। उसके ओवर बिलिंग ऐसे की गई है कि स्नैप रीडिंग इन्होंने मुतारफ कराई थी कि उस पर ओवर बिलिंग खत्म होगी, लेकिन जो लेस्को के जो डिवीजन है, कोट लखपत देख लें, उसमें वाघा देख लें, वहाँ पे स्नैप रीडिंग का वजूद ही नहीं है, वहाँ पे हाथ से बिल मैनुअल बना के दे रहे हैं। ठीक है, चलें, मसाइल तो हमने देख लिए कि मसाइल क्या हैं, अब सोल्यूशन की तरफ भी आ जाते हैं। फैजान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। फैजान साहब, अभी जो सोलर पैनल्स हम देख रहे हैं कि वो धड़ाधड़ इंस्टॉल किए जा रहे हैं और आजकल प्राइसेस भी काफ़ी डाउन आ चुकी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं सोलर पैनल के इस मामले को? जी, मैं तो ये कहूँगा कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे अभी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो आवाम के लिए ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि उनको कहीं ना कहीं एक सुख का सांस मिला है इन टर्म्स ऑफ के प्राइसेस ऑफ सोलर हैव बीन डिक्रीज्ड। और ये चाइना से बहुत कम होती जा रही हैं, और अब तक जो सोलर का ओवरऑल जो इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है वो ओवरऑल रिड्यूस होकर इस लेवल तक आ गई है कि लोगों की पहुँच में आ गया। तो अब अगर आप देखें कि हुकूमत तो बिजली का बिल बढ़ाती जा रही है, तो उनके पास और जो एंड यूजर है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको एक ही राह नजर आ रही है और वो है सोलर पैनल। तो इस हवाले से इसीलिए अगर आप देखें तो सोलर पैनल्स की जो इंस्टॉलेशन का, स्पेशली जो रूफटॉप इंस्टॉलेशन है, उसका ट्रेंड दिन ब दिन बहुत शदीद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, गुज़िश्ता रमज़ान में ये जो अभी गुजरा है और उससे पहले अगर आप 2024 से अब तक देखें तो गालिबन एटलीस्ट तकरीबन 300-400 से 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर
लग चुका है और ये कहीं थमने का इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली भी देखा कि फिर हमें नेपरा की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दोबारा 4-5 रुपए बिजली बढ़ रही है। तो अवाम को तो जहां रिलीफ मिलेगा वो उस तरफ फौरन जाएंगे, और ये अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ है कि सोलर पैनल की प्राइसेस भी इस लेवल तक गिर चुकी हैं और दिन ब दिन गिरती जा रही हैं। और दूसरी बात यह क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है, जो कि 280 से 277 पे आ रहा है, तो सेंट्स को जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसकी प्राइस ओवरऑल और कम होती जा रही है। तो फिजान साहब मुझे ये बताइएगा कि इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, मतलब यानी कि कितनी माहाना तनख्वाह रखने वाला बंदा जो है एक सोलर पैनल को इजीली अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि हम अगर एक 5 मरले के घर की बात करें तो वहां पर एक एसी घर में लाजमी मौजूद होता है, एक रेफ्रिजरेटर मौजूद है, माइक्रोवेव मौजूद है, 2 पंखे हैं, बिल्कुल है। तो क्या ये लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं 3 से 5 मरला घर वाले? जी, अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा कि 3 से 5 मरला घर वाला सिंगल फेज कंज्यूमर होता है, और इसी तरीके से अगर आप 10 मरला या 1 कनाल वाला कहें वो 3 फेज कंज्यूमर होता है। अब अगर आप सिंगल फेज कंज्यूमर की बात करें, जो आप कह रही हैं कि एक एसी, एक फ्रिज, 1-2 पंखे, लाइटें हैं, उसका एक एवरेज सिंगल फेज कंज्यूमर का जो एवरेज लोड होगा वो 300 से 400-500 यूनिट्स पर मंथ होता है। अब अगर आप उस हवाले से बात करें कि वो क्या उसके लिए सोलर अफोर्डेबल है कि नहीं है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल अफोर्डेबल है। अगर वो 1 से 2 किलोवाट सिस्टम भी लगा लेता है तो 1-2 किलोवाट सिस्टम भी उसकी एवरेज इतनी एक मंथ में यूनिट्स जनरेट कर देता है, तकरीबन 150 से 200 यूनिट्स जनरेट कर देता है, कि ओवरऑल अगर उसने 500 यूनिट्स कंज्यूम किए हुए तो ये 200 उसको एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी उसको सिर्फ 300 का बिल देना पड़ेगा। तो अगर आप बिजली की प्राइसेस के हवाले से बात करें, अगर उसका 15,000 के करीब या 12,000 के करीब बिल आता है तो ये 200 यूनिट्स उसको 12,000 से उसको 3-4 हज़ार का फर्क पड़ जाएगा और रिलीफ मिल जाएगा। और ये इसका जो पे बैक पीरियड आजकल जो चल रहा है, जैसे जैसे सोलर पैनल सस्ते होते जा रहे हैं और जो बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, तो एक ओवरऑल इसका जो पे बैक पीरियड है वो अब 2 साल से भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अदान अभी जिस तरह से अब ये लाखों की इन्वेस्टमेंट है, स्टिल अभी भी ये कोई इतना सस्ता नहीं, कोई हज़ारों में मामला नहीं आ गया। तो उसके बावजूद भी फिर हम ये देखते हैं कि जिन रेट्स पर आवाम से बिजली खरीदी जा रही है और जिस रेट पर आवाम को बिजली दी जा रही है उसमें कितना डिफरेंस देख रहे हैं। जो मेरी नाकिस मालूमात है कि जो जब हम नेट मीटरिंग करवा लेते हैं और उसके बाद जब आप यूनिट वापडा को दे रहे हैं तो वो आपसे 19 रुपए का यूनिट ले रहे हैं, जब आपको यूनिट दे रहे हैं तो कोई 62 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जैसे अभी सर ने बात की कि वैसे इसका फ्यूचर में जो है वो हल है ही यही है कि आप सोलर पे मुंतकिल हो या जो कुदरती वज़राए हैं उनसे आप बिजली पैदा करें, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक कर रहे हैं। तो अभी जैसे इन्होंने बात की ना कि सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं और जो बिल के हवाले से जो लेस्को का क्या किरदार है, पहली बात तो यह है कि 5 से 6 माह तो बिलिंग होती नहीं है, यूनिट तो दूर की बात है, क्योंकि लेस्को नेट मीटरिंग में जाने के लिए अभी सर ने कहा ना कि सिंगल फेज जो कंज्यूमर है तो उसको पहले एसओपी ये है कि उसको पहले ईओएल करना पड़ता है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ लोड, यानी कि वो जब तक 3 फेज में कन्वर्ट नहीं होगा वो भी नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जाएगा। तो उसके लिए ये है कि लेस्को को अगर आप सिंगल फेज, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरा घर 3 मरले का है, तो मैंने अगर सोलर पे जाना है तो उसके लिए पहले मैं लेस्को के दफातर जाऊंगा, पहले मुझे वो कहेंगे जनाब पहले आप अपन 3 फेज मीटर लगवाएं या इसको आप उसमें कन्वर्ट करें। तो उसके लिए जब मैं कन्वर्ट करूंगा उसकी बिलिंग मुझे 3 से 4 माह बाद जगह स्टार्ट होगी। जब मुझे बिलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद जगह फिर मेरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा ना नेट मीटरिंग वाला। और जो नेट मीटरिंग की अमाउंट ली जा रही है, जो नेट मीटर की अमाउंट ली जा रही है, इससे पहले ये थे जी हमारे पास मीटर नहीं है, वो लेस्को वाले एक एनओसी जारी करते थे कि आप ना सेल्फ परचेज कर लें। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार हम तो अपनी कंपनी यानी कि लेस्को की पुराना जो रिटायर हो चुका होगा उसने अपने मीटर बनाने शुरू कर दिए, अब लेस्को वाले का काम करें डिमांड ऑर्डर जारी करें 36,000 या 40,000 रुपए का, जी आपको डिमांड ऑर्डर जारी कर दिया, आपको ऐसा करें जमा करवाएं तो आपका मीटर लगा देंगे। लेकिन उसके लिए भी टाइम में लगता है, कितना ख्वार होना पड़ता है उसके लिए ख्वार ये होना पड़ता है कि डिमांड ऑर्डर के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो एलएस साइट चेक करने के लिए पहले आपको तकरीबन 1 माह जलील करेगा बैठ के कि जनाब मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि एलएस है ही के पास, जलील करने में निकाल देंगे, वो जलील करेगा जब तक सर्दियों में मिलेगा, जब तक आप उसकी जेब गर्म नहीं करेंगे जी। और जब वो आपको डिमांड ऑर्डर जारी करेगा उसके बाद फिर आपको वो एलोकेशन बना के देंगे, वो हेड ऑफिस से आपको मीटर इशू ही नहीं होगा जब तक आप वहां से स्टोर वाले को मैसेज नहीं करवाएंगे, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। जरूर कहूंगा कि कुछ हद तक इनकी बातें बिल्कुल ठीक है, एसओपीज तो है कि आपने विद इन 7 डेज विद इन 1 वीक आपने ये काम करने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर सम हार्ड रियलिटीज जो कि आम कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती है। 40,000 की अमाउंट बता रहे हैं वो फिर 1 लाख तक पहुंच जाती है जेब गर्म करते हुए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ। अच्छा फैजान साहब, जो सोलर टेक्नोलॉजी है अब आजकल हम देख रहे हैं कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि सोलर पेंट मुतारिफ करवाया जा रहा है और उस वजह से भी कहीं प्राइसेस में ड्रॉप आ रहा है।
तो ये क्या टेक्नोलॉजी है और कब तक पाकिस्तान पहुंचने के इम्कान है? जी, इसमें यह है कि सोलर में बहुत सारी जिद्दत आ रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारी रिसर्च हो रही है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कनाडा में। बट जो इस वक्त ये जो सोलर पेंट और सोलर फ्लेक्सिबल सोलर शीट्स की बात हो रही है, ये कमर्शियली इस वक्त वायबल नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको पहले टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। जो सोलर पेंट है उसमें पेंट में या डिफरेंट केमिकल्स में सोलर सेल्स को मिलाया जाता है और उसको पेंट कर दिया जाता है। ये इस वक्त सिर्फ रिसर्च के हद तक चल रहा है, क्योंकि जब उस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी और आपने उसके सोलर सेल्स की हरकत होगी, उससे बिजली पैदा होगी, तो उसको आपने किसी ना किसी तरीके से सारा इकट्ठा करना है और देन यू वुड हैव टू यूज इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यू नो इन अ वायबल मैनर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो ये यूट्यूबर्स के हद तक या सोशल मीडिया के हद तक एक तहलका मचाने के लिए तो ठीक है, बट इसमें कोई हकीकत नहीं है कि इसकी वजह से सोलर पैनल्स। अच्छा, अभी डिफरेंट किस्म के हम देख रहे हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इनकी लाइफ के हवाले से क्या आपका एक्सपीरियंस है अभी तक, या अगर सोलर पैनल किसी ने एक बार इंस्टॉल करवा लिया है तो उसकी कोई ओवरहॉलिंग है, उसकी कोई मेंटेनेंस है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक सोलर जो हम लगाते हैं, इट्स अ सोलर सिस्टम। यस, ठीक है, इट्स अ सोलर सिस्टम जिसमें 5-7 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी डिफरेंट वारंटीज हैं, डिफरेंट उनकी परफॉर्मेंस लाइफ है। ठीक है, उसमें बहुत मेजर इक्विपमेंट जो है वो सोलर पैनल है। सोलर पैनल की जहां तक कहा जाए तो तकरीबन 10 से 12 साल उसकी वारंटी मिलती है। ठीक है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस की जो गारंटी है वो तकरीबन 20 से 25 साल है। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से मेंटेन करें, सही तरीके से मेंटेन करने का मकसद ये है कि उसको आप फोर्टनाइटली क्लीन कर लें, साफ नॉर्मल गीले कपड़े से उसको साफ सफाई रखें, तो इट कैन गिव यू Maximum production. 80 to 90% till 20 years as well. ठीक है। और इसी तरीके से फिर एक इन्वर्टर कंपोनेंट है, उसकी तकरीबन 5 years वारंटी है, ऑन एवरेज 10 years वाले भी आते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फिर स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल जो सोलर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंडिपेंडेंट इक्विपमेंट बट ऑल्सो ऑन द वर्कमैनशिप, ऑल्सो ऑन द इंस्टॉलेशन। जो आपने अच्छा एक इंस्टॉलर लगा के उसकी इंस्टॉलेशन की है किसी सर्टिफाइड कंपनी से, अगर उसकी इंस्टॉलेशन करवाई है, तो दिस सोलर सिस्टम कैन इजीली गो टिल 15 to 20 years। अच्छा फैजान साहब, ये बताइएगा कि क्या ये यूपीएस का भी ऑल्टरनेट हो सकता है सोलर सिस्टम, और मिनिमम कितने कम पैसों में हम एक प्लेट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर के लिए? क्योंकि अब तो मैंने आम लोगों को ये भी देखा, अगर आप बाहर रिक्शास वगैरह आपने देखे होंगे तो लोग उसमें भी छोटी सी प्लेट लगाई होती है, साथ एक वाटर कूलर रखा हुआ होता है, एयर कूलर, और उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो छोटी छोटी दुकानों के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो कितने कम पैसों में इसका इस्तेमाल मुमकिन है? जी, सबसे पहले तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या ये यूपीएस का ऑल्टरनेट हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। उसमें बस आपने जो इन्वर्टर इस्तेमाल करना है वो आपने हाइब्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल करना है, जिसके साथ आप बैटरी भी अटैच कर सकते हैं। इसमें दो किस्म के ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी है, हाइब्रिड भी। ऑन ग्रिड पे आप बैटरी नहीं लगा सकते, वो आपका जो नॉर्मल यूपीएस है वो वैसे चलेगा। एंड देन हाइब्रिड इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप बैटरी के साथ लगा सकते हैं, सो इट कैन आल्सो वर्क एज अ यूपीएस। जहां तक आपका दूसरा सवाल है जिसमें आप पूछ रही हैं कि मिनिमम कितने से कम पैसों का, तो ये जो रिक्शाज हैं या जो दुकानों वाले हैं, रिटेल शॉप्स है जिन्होंने एक पैनल और एक छोटी सी बैटरी और साथ अपना एक लाइट चला, तो ये बेसिकली डीसी उस पे चल रहा होता है। अच्छा, डीसी वोल्टेज पे। तो इसमें तो आपने एक छोटा सा 200 वाट का पैनल ले लें, एक छोटी सी बैटरी ले लें, एक बल्ब ले लें, तो विद इन 25,000 30,000 भी आपका ये गुजारा चल सकता है। बट लेकिन जहां तक एक रेजिडेंशियल छोटे घर का ताल्लुक है जो अमूमन अराउंड 300 यूनिट्स कंज्यूम करता है, वहां फिर भी आपको 1.5 से 2.25-2 लाख तक का एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो कि वायबल हो और जो वो 300 यूनिट्स को एटलीस्ट कम करके 200 पे ले आए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके लॉन्ग टर्म। ठीक है। अच्छा अदनान, हमने ये भी देखा, जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रहा था, कि मार्केट में हर तरह के सोलर पैनल अवेलेबल हैं और क्वालिटी का किसी को अंदाजा नहीं है, कहाँ से वारंटी क्लेम करनी है। इस तरह के कुछ फ्रॉड्स भी लोगों के साथ हुए हैं कि उन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हैं, उनको प्रोडक्शन वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी या बिल्कुल भी नहीं चले हैं। इस हवाले से कोई वर्किंग आपने की हो या आपके नॉलेज में भी कोई स्टोरी हो? अच्छा, ये एक दिलचस्प बात हो गई है, क्योंकि हम ना बैठे हुए थे गुलशन रानी के ऑफिस में ना, तो वहाँ भी एक वेंडर आया, कहता है यार मेरे तो टोटल 3 केस थे
तो आपके पास कितने केस आए हैं मेरे जो सोलर पैनल की कंपनी के, तो वहाँ पे जो लाइन स्टाफ ने उसकी फाइल निकाली ना मुतलका एक्सीजन ने, तो पता चला इसके 150 केस यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि उसके बोगस भी उसके नाम पे जो है वो फाइलें बन रही हैं। और जो क्योंकि सिर्फ हमारी आवाम क्योंकि ज़्यादातर ऐसी है, वो सिर्फ एक इतनी मोटी सिर्फ फाइल चेक करते हैं, ज़रा सर मेरी फाइल रेडी हो गई है, बस ठीक है सर मेरा सोलर लगवा दें। अब ये नहीं पता कि यार ये जो वाइंडर है पीछे या कि ये क्या इसका ओरिजिनल मालिक है भी या नहीं, या इसने आगे एजेंट रखा हुआ है। तो इस हवाले से वहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस वाले कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि लेस्को वालों को एक फाइल चाहिए होती है और उनको थोड़ा सा पैसे चाहिए होते हैं, तो अप्रूव वहाँ पे फौरन हो जाता है। तो इस हवाले से अवाम को भी चाहिए कम से कम जो आप वाइंडर के थ्रू जिसके पास जा रहे हैं उसको चेक कर लें कि क्या ये जो कंपनी है इसका कोई ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, क्या ये जो कंपनी है लेस्को की जो SOPs के मुताबिक जो उन्होंने अथेंटिक उन्होंने अपने के SOP बनाई हुई है उस पर पूरा उतर रही है, तो उसके बाद जाके फिर वो सोलर के हवाले से अपने जो पैसे ज़ाया ना करें ताकि अपना वो काम करवाएं वहाँ पे जाके। ठीक है, बहुत शुक्रिया दान अजीज, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे एनर्जी एक्सपर्ट सैयद फैजान अली ने हमें ज्वाइन किया था। आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारा ब्रेक के बाद ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इतना इंटरेस्टिंग है कि हम जब खुद भी स्टोरी पढ़ रहे थे तो हम भी हैरानगी का ही इजहार कर रहे थे। खबर या ये मामला यहाँ से शुरू होता है कि नादरा स्पेसिफिकली, क्योंकि इस इदारे का जो शुमार है वो मुल्क के डिजिटल इदारों में पहले नंबर पर होता है, और नादरा के कयाम के बाद शहरियों को हमने देखा कि बड़े शहरों में 24 घंटे शनाख्ती कार्ड बनवाने और फिर दीगर सहूलियात मैसर आई, बल्कि दूसरे हुकूमती इदारे भी नादरा के अब डेटाबेस से इस्तेफादा कर रहे हैं। शहरियों को भी अपनी ही मालूमात में रद्दोबदल के लिए कठिन और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पैदा करने पड़ते हैं, और मैंने ये खुद में इसकी जो हूँ विटनेस भी हूँ, तब जाके तब्दीली कोई भी पॉसिबल हो पाती है। अगर इतनी हसास जगह का डेटा ही महफूज ना हो तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। वजारत दाखिला में एक जमा करवाए गए रिपोर्ट में JIT ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक कर दी है, और बताया यह गया कि डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। बिल्कुल ऐसी है, और इस डेटा लीक में अब ये बताया जा रहा है कि मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए हैं। तो JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया है। डेटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में भी फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डेटा रिकवरी एनालिस्ट मुजम्मिल रशीद ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नादरा की जब हम बात करते हैं, पूरे मुल्क का रिकॉर्ड है, हसास नौइयत का भी ये मामला है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि नादरा का इस तरह से डेटा चोरी हो जाना ये कितना खतरनाक है? अगर हम नादरा की बात करें, किसी भी इदारे की बात करें, और पाकिस्तान में हर साल कोई ना कोई डाटा ब्रीच नेशनल लेवल पे होता है कि हैकर्स आते हैं और वो डाटा लेके उड़ जाते हैं और वही डाटा बिक जाता है। अब नादरा का चूंकि 3 शहर हैं, जैसे पेशावर और कराची का डाटा उसमें बहुत ज़्यादा मुल्तान का डाटा है, तो 2019 से 2023 के दरमियान 27 लाख लोगों का डाटा है। तो अब जो JIT ने रिपोर्ट दी है उसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि इनके अपने ऑफिसर्स मुलव्वस हैं और आगे उस पर काम हो रहा है, JIT उस पर काम कर रही है। कोई भी जो दफ्तर है या कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इदारा है, उसके डाटा को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है, और नादरा एक अपडेटेड सिस्टम यूज कर रहा है और उसके सिस्टम तक पहुंचना तो तकरीबन नामुमकिन आप कह लें, जब तक के अंदर से कोई एक्सेस नहीं दे देता। तो अब ये 2.7 मिलियन लोगों का डाटा निकल गया और फिर उसके बाद वो सेल भी हो गया, दुबई गया और फिर उसके बाद अर्जेंटीना में वो सेल हुआ डाटा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो फायरवॉल्स हैं, जो इतने बड़े सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, उन तक रसाई हुई कैसे? तो फिर ये कोताही के जुमरे में आया या मुलव्वस होने के जुमरे में आया? ये अब इस चीज पे तो JIT रिसर्च वो कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी है उसमें वो लोग बड़ा सख्त एक्शन भी लेने जा रहे हैं इस पे। और इसके अलावा JIT ने ये भी रिकमेंड किया है कि सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि अब 2024 है, हम 2024 की टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे तो 2025 में उस टेक्नोलॉजी को क्रैक करना आसान हो जाएगा। जहाँ पे रहमत है वहाँ पे जहमत भी है टेक्नोलॉजी। तो अब ये भी एक चीज देखने में आ रही है कि अब इस चीज को अपग्रेड किया जाए, और अगर ये वाकया ना होता तो शायद इन फ्यूचर इससे बड़ा वाकया हो सकता था। अच्छा मुजम्मिल, ये बताइएगा कि जो जाहिर सी बात है, आप क्योंकि डेटा रिकवर करते हैं
तो कितनी ऐसी पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात हैं जो आपको लगता है कि जिनका डेटा चोरी हुआ और फिर चोरी होने के पीछे डेफिनेटली मुहर्रिकात भी पसे पर्दा होंगे, ठीक है ना, और फिर उस डेटा का फरोख्त हो जाना, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। और फिर कितने में डेटा फरोख्त होता होगा? चूँकि मेरी फील्ड डाटा रिकवरी की है तो मुझे बड़ा शौक है कि मैं डाटा के ऊपर टोटली रिसर्च करूं और अप टू डेट रहूं कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, और उस पे जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आजकल, तो ये नादरा वाला चल रहा है। और इसके बाद आप ये देखेंगे अगर आप शख्सियात की बात कर रहे हैं ना, तो .pk डोमेन्स तकरीबन 50,000 से ज्यादा .pk डोमेन्स का पिछले दिनों डाटा हैकर्स ले उड़े। और हम देखते हैं कि किसी की वीडियो लीक हो गई और किसी का डाटा लीक हो गया, तो ये हो कैसे जाता है? ये हमारी अपनी ही जो हम इसमें कोताही बरतते हैं, तो फोन बेच दिया तो उसको प्रॉपर रीसेट नहीं किया। तो बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और कभी भी किसी का डाटा लीक होता है तो वो हवा की तरह खबर पाकिस्तान में फैल जाती है, पूरा सोशल मीडिया इससे भर जाता है। तो आजकल भी एक एक्टर हैं, उनकी वीडियो लीक का जो मामला है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो हर इदारे का जो बंदा है ना वो इससे गुजरा है, और ये नहीं कहा जा सकता कि हर बंदा सेफ है। तब तक सेफ है कि आप इसके जो एक प्रॉपर वे होता है ना, आप अपनी डिवाइसेस को, स्टोरेज डिवाइसेस को उसके मुताबिक इनक्रिप्ट कर लें। अच्छा, कहा जाता है कि वीपीएन यूज करने से भी जो आपके मोबाइल का डेटा है वो हैक हो जाता है, ये कितने फीसद दुरुस्त है? वीपीएन या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप जो ऑथराइज्ड नहीं है, जैसा कि जीबी व्हाट्सएप पे पहले सर के साथ एक पूरा प्रोग्राम हो चुका है, तो जीबी व्हाट्सएप का भी तकरीबन करोड़ों लोगों का डाटा लीक हुआ, और वो ब्राइ फ्रोक डार्क वेब पे 4-5 बिटकॉइन में अवेलेबल था। तो अगर हम वीपीएन की बात करें तो वीपीएन आपने इंस्टॉल की, सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपने फोन की एक्सेस खुद उनके हाथ में दे रहे हैं। आपने अपने माइक की एक्सेस दे दी, लोकेशन दे दी, कॉन्टेक्ट दे दिए, कैमरा तक दे दिया, गैलरी दे दी, तो पीछे फिर कुछ भी नहीं बचा। तो आप वीपीएन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली एक्सेस तो आपसे वो इन चीजों की ले लेता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वीपीएन बिला वजह यूज करें, बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसमें भी आप ऑथराइज्ड। पिछले कुछ अरसे एक्स पाकिस्तान में बैन रहा, तो फिर लोग वीपीएन के थ्रू ही उसको मतलब मैं वीपीएन के साथ ही अपना फोन यूज कर रही हूं, और मेरा मोबाइल 3 से 4 बार हैक, मतलब हैक तो नहीं कहूंगी, डाउन हो चुका है। मतलब मैं उसमें कुछ और सर्विसेज यूज नहीं कर सकती थी। इतना जदीद दौर है कि आज के टाइम में किसी के फ़ोन में रैट या फिर फिशिंग लगाना इतना आसान हो चुका है कि लोगों को चकमा दिया जाता है। बेसिकली कोई गेम है अगर ट्रेंडिंग पे जा रही है तो वो उस गेम की रीप्रोग्रामिंग इस तरह की कर ली जाती है। अब फ़र्ज़ करें कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं और उनको एक्सेल पे शीट बनानी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो बने बनाए टेम्पलेट लेते हैं, टेम्पलेट में मैक्रो लगा होता है, जब आप उसको ओपन करते हैं या फिर किसी ने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, बैकएंड पे मैलवेयर लगा है और वो सारा डाटा उसका इनक्रिप्ट करता है और बदले में वो फिर कहता है जी $1000 दें। अच्छा, तो मुजम्मिल अभी जो डेटा चोरी किया गया, जो रोमानिया और अर्जेंटाइन में फरोख्त किया गया है, वो उसकी अब जो तस्दीक वो तो हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास भी ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, लेकिन फिर इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लोग क्यों खरीदते हैं? ये एक है कि लोग खरीदते ही क्यों हैं। कोई अगर खरीदेगा करोड़ों रुपए का किसी का लीक्ड डाटा तो उसका क्या करेगा। अब फर्ज करें कि मेरा डाटा खुदा ना खास्ता किसी के पास चला गया या फिर मेरी कोताही की वजह से ही वो लीक हुआ और वो आगे बिक गया, तो कोई शख्स अगर मेरे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है और सबसे छोटी चीज ये कि एक बस की टिकट ही बाय कर लेता है, तो वो उस बस की टिकट से भी कुछ या फिर कुछ किसी को कोई लॉजिस्टिक या पार्सल करवा देता है। ये तो एक छोटी सी चीज है। तो लोगों के फेक डॉक्यूमेंट से बहुत बड़े बड़े गैर कानूनी और अनएथिकल काम किए जाते हैं। तो इस डाटा को फिर खास तौर पे ये जिन ममालिक का नाम आया ना, तो उनमें चूंकि वो ब्लैक मनी और सारा वो सिस्टम होता है, तो जो जराइम पेशा लोग होते हैं जिनको हम गैंगस्टर्स या फिर ड्रग वाला माफिया होता है, वो इसको फिर यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डेटा रिकवरी एनालिस्ट मुजम्मिल रशीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद ये हमारा फ्रूटी और खटा मीठा सेगमेंट है जो कि हम अक्सर शेयर करने लगे हैं, क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें अब तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर, शॉप्स पर, अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी हो या फिर रेडी बान ही क्यों ना हो, वो एक बड़ा प्यारा सा जो है वो फ्रूट सेल करते हुए हमें नजर आते हैं। और वो आता भी बड़ी खास मुद्दत के लिए है। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी के हवाले से, जो कि चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, इन सब का बहुत एक फेवरेट फ्रूट तस्वर किया जाता है। और हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो उसको या तो स्मूदी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या मीठे डिजर्ट्स बना लेते हैं, क्योंकि रॉ फॉर्म में लोग इसे बहुत कम ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि शायद थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, सिट्रस इसमें ज्यादा होता है। तो यही वजह है कि पेरेंट्स की भी कोशिश होती है कि बच्चों को थोड़ा कम रॉ फॉर्म में खिलाया जाए ताकि उनके गले ना पकड़े जाए। बट एनीवेज इसकी अफादियत वो बेशुमार हैं। और इसके साथ साथ दुनिया भर में स्ट्रॉबेरीज की 600 से ज्यादा इकसाम भी पाई जाती हैं, जबकि इस फल की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पाकिस्तान में भी इसकी अफजाइश होती है, जिसमें सारा साल इजाफा भी हो रहा है। और जो माहिरीन ग़ज़ाइयत है उनकी जानिब से भी स्ट्रॉबेरी को सेहत की ज़मानत करार दिया जाता है। इसीलिए हमने आज बुलाया है अपने शो में माहिर ग़ज़ाइयत मोइना उस्मान को। उनसे हम जानेंगे स्ट्रॉबेरी की मज़ीद अफादियत के हवाले से। मोइना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्ट्रॉबेरी जिस तरह से पहले तो ये होता था कि हमें सिर्फ महंगी दुकानों में नज़र आती थी, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट हर किसी की पहुँच में है। मेरे ख्याल है दुनिया में जो सबसे कम प्राइस होगी स्ट्रॉबेरी की वो पाकिस्तान में ही होगी। कितनी फ़ायदेमंद है, कौन कौन सी हमारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको मतलब थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल हो सकती हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि सीजनल फ्रूट्स सारे ही जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो हमें ज़रूर उस जो सीज़न में आ रहा है उस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए। अब स्ट्रॉबेरी का फ़ायदा ये है कि वो विटामिन सी का बहुत ही रिच सोर्स है। हमने अक्सर विटामिन सी को जैसे ऑरेंजेस से एसोसिएट करते हैं, लेकिन विटामिन सी का ऑलमोस्ट उतना ही विटामिन सी कंटेंट है। बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। फिर आपने देखे इम्यूनिटी किस तरह से हर किसी की, हर कोई बीमार नज़र आ रहा है, आई इन्फेक्शन भी है, गला ख़राब, जैसे सीजनल चेंज आता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम है। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी का रिच सोर्स स्ट्रॉबेरी है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो गया। फिर ये कि जिस तरह लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं वेट वगैरह कम करने में, बहुत कम कैलोरीज हैं और एक स्नैक के तौर पे यूज़ हो सकती है। मतलब नेचुरल शुगर्स है ना, और वो भी उस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं है जिस तरह कुछ फ्रूट्स का होता भी है। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि फाइबर का सोर्स है और कम कैलोरीज हैं। फाइबर जो भी जिस तरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स फाइबर के सोर्स हैं, जो भी फाइबर का सोर्स होगा ना वो आपकी वेट मैनेजमेंट में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, इस तरह कई सारी चीज़ों में फंक्शनल फूड के तौर पे हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमने भी ये पढ़ा है, थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि दिल के जो जिनको अमराज हैं या कोलेस्ट्रॉल है उसको बेहतर करने के लिए भी मददगार है। दो तरह से, एक तो ये कि पोटाशियम का अच्छा सोर्स है तो वो हार्ट पेशेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पे वही फाइबर वाली चीज़ें जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग होती हैं और उस तरह से अच्छी रह सकती है। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें बहुत रिच किस्म के। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो आपको कैंसर से भी प्रिवेंट करते हैं। कोई भी जिस तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बॉडी चली जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी पोल्यूशन है, अनहेल्दी डाइट है, स्लीप इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो बॉडी नेचुरली एक स्ट्रेस में, उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। उसका जो काउंटर चीज़ है ना वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और उसमें स्ट्रॉबेरी बहुत रिच है। तो इस तरह से मतलब अगर उसकी कॉम्पोजिशन में देखें तो 3-4 ऐसी चीज़ें जो हमें डिजीजेस से बचा रही हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रही होती हैं। सही। अच्छा, वो ना ये भी बताएगा, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं प्रैक्टिस हम लोगों की बन जाती है कि हम लोग आधा किलो स्ट्रॉबेरीज लेकर आ गए, फिर उसके अंदर उतना ही कंटेंट हमने चीनी का ऐड कर लिया, एक जूस बना के मिक्सचर बना के रख लिया, अब दही आ गई, थोड़ा सा डाले 2 चम्मच इस्तेमाल कर लिया, दूध सामने आ गया, थोड़ा सा डाला आपने इसको स्मूदी और इस्तेमाल कर लिया। तो ये ठीक रहता है या फिर फ्रेशली ही अगर आप उसको कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा? फ्रेश कंज्यूम करना भी अच्छा है, कॉम्बिनेशन फूड्स में ले सकते हैं। जैसे आपने योगर्ट की बात की, योगर्ट और स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा स्नैक है। बच्चे जिनको आइसक्रीम से हमने वेट मैनेजमेंट के लिए हटाना होता है, हम उन्हें इस तरह से कहते हैं कि स्मूदी बना लें, प्यूरीज बना लेते हैं, बिल्कुल बच्चों में हम योगर्ट के साथ बना लेते हैं। योगर्ट और स्ट्रॉबेरी का स्नैक तो हम बड़ों में भी जिस तरह भी ना थोड़ी सी कैलोरीज और वो हाँ और वो स्टमक फ्रेंडली। फिर जिन लोगों को उसका टेस्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खट्टा है या
तो शुगर या इस तरह की चीज़ डालने से बहुत अच्छा है कि आप उन्हें स्ट्रॉबेरी के साथ योगर्ट के साथ कंज्यूम करें। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। एक तो ये कि एसिडिटी अगर आपको करती है ना, जिस तरह कुछ लोगों का स्टमक इश्यूज होते हैं, तो उन्हें कोई ऐसा फ्रूट खा के एसिडिटी होती है, तो वो योगर्ट के साथ लेंगे तो उनके लिए मजीद फायदेमंद हो जाएंगे। लेकिन जब इतना शुगर कंटेंट हम ऐड कर देते हैं, फिर उसके शुगर नहीं ऐड, वैसे एक बात पूछ रहा हूं, जो मिल्क शेक्स पिए जा रहे हैं, जो मार्केट्स में मिल रहे हैं, उसमें तो शुगर फिर एडेड होती है। शुगर फिर तो आप काम ही खराब कर रहे हैं। फिर तो वो जो हम फायदा लेने वाली चीज कर रहे हैं वो हमने खराब कर दी। हमने वही शुगर ऐड कर ली जो बाहर के स्नैक्स में, हमने इसको वो स्नैक्स से रिप्लेस करना है जो हम ये पैकेज्ड स्नैक्स खा रहे हैं। इसलिए लेस इन सॉल्ट, लेस इन शुगर चीज़ें आप वैसे कुछ देर में ना हमारे वो टेस्ट ऐसे डेवलप हुए हैं कि फ्रूट चाट में भी चीनी ऐड और क्रीम ऐड करनी। हालांकि अगर आप ऐसा कुछ भी ऐड ना करें तो वो ऐसे एक दूसरे के टेस्ट को फ्रूट्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत होने लग जाती है उसकी। अच्छा, ये बताइए कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए स्ट्रॉबेरी कितनी फायदेमंद है? बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए हम हमेशा जिनका सोडियम कम करते हैं ना, सॉल्ट कम करके, उनका पोटाशियम ज़्यादा करते हैं। पोटाशियम ज़्यादा होता है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, स्ट्रॉबेरी में, बनाना में। तो वो सारी चीज़ें जिनमें पोटाशियम ज़्यादा है वो आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छी रहती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स को खोलने का काम करती हैं। तो वो एक अच्छी फूड साबित हो सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप खाएंगे और मैजिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको डे टू डे डाइट में इस तरह से ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि जैसे स्ट्रॉबेरी लवर्स बहुत सारे घरों में पाए जाते हैं, उनमें से मैं खुद भी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की फ्रूट को, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, आखिरी मतलब जो 15-1 दिन रह जाए, जैसे होता है ना, आप बड़ी बड़ी बाल्टी या जार्स प्रिजर्व कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, तो वो ठीक रहता है? हाँ, फ्रोजन तो ठीक रहेगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपने स्ट्रॉबेरी को वॉश बड़ा प्रॉपर्ली करना है। अच्छा। क्योंकि ये जो अनहाइजेनिक चीजें आपका काम खराब करती हैं, और ये टाइम भी ऐसा होता है सीजनल चेंज का कि पेट खराब हो रहा है, गैस्ट्रो के केसेस आ रहे हैं, आप उसको वॉश प्रॉपर्ली कर लें। बाकी आप उसको प्यूरिड फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में फ्रीज कर लें, उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे अभी रमज़ान में जब हमने ये शुगरी ड्रिंक्स से हटा रहे थे तो स्ट्रॉबेरी, जिंजर, मिंट, इस तरह की फंक्शनल फूड्स ऐड करवा के उनकी स्मूदीज या ड्रिंक्स बनवाते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ठीक है। अदरवाइज ये है कि जो सीजन का फ्रूट आता जाता है ना, स्ट्रॉबेरी जानी है, वाटरमेलन आ जाना है, वो भी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्योंकि वो मौसम के अप्रोप्रिएटली आता है। जैसे स्वेटिंग वाला मौसम ज्यादा आएगा, ऐसे फ्रूट्स आने लग जाएंगे जो इनका वाटर कंटेंट ज्यादा है। वैसे भी तो तरबूज मैंने कल देखा है एक जगह पे, इतने सारे लगे हुए थे जिसकी आदमी। ये तो बेस्ट टाइम कौन सा है स्ट्रॉबेरी को खाने का? अच्छा तो ये है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, स्नैक्स में ले लें तो सबसे अच्छा है कि आपकी मिड डे स्नैक में हो जाए। कम कैलोरीज वाला एक स्नैक भी हो जाता है और उससे फायदेमंद भी हो जाती है। बाकी आपको जिस तरह से सूट करे ऐसा सच कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि बहुत एक कम शेल्फ लाइफ जिसे कहते हैं होती है, बहुत जल्दी खराब होनी शुरू हो जाती है। उस हवाले से क्या किया जा सकता है? अगर उसको वही फिर तरीकाकार है कि फिर फ्रीज ही कर लिया जाए? फ्रीज कर सकते हैं उसको, जो भी आपने जिस तरह प्यूरिड फॉर्म में, जैसे आप बच्चों के लिए आइस क्यूब ट्रे में उसकी प्यूरीज बना के फ्रीज कर लेते हैं, या मल्टीपल तरीके होते हैं। लेकिन मेरा फिर भी ओपिनियन यही है कि लॉन्ग टर्म फ्रीज करके खाने से अच्छा है कि आप फ्रेश सीजनल चीज़ और खाने में ही ज्यादा फायदा है, या फिर वो फायदा सेम ही रहता है? मिल्क शेक में भी, स्मूदी में भी फायदा सेम रहता है। बस उन लोगों के लिए जो वेट कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो ये करते हैं कि फिर जिस तरह स्ट्रॉबेरी जूस ही दिन में 3-4 बार पी लिया, तो वो ये होता है कि जूस फॉर्म में ना आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं और फाइबर नहीं आता उस तरह से जैसे आपके रॉ फॉर्म में आता है। तो वो लोग ये करें कि थोड़ा सा रॉ फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल करें। योगर्ट में, योगर्ट और स्ट्रॉबेरी में जैसे चिया सीड्स भी ऐड कर लिए, तो वो फाइबर रिच एक ऐसा स्नैक बन जाता है, सारे फायदे उसमें आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है। और स्किन से भी कनेक्ट किया जाता है कि ग्लो के लिए भी बड़ी फायदेमंद है, और साथ ही साथ वो जो कुछ मास्क भी खवातीन जो लगाती हैं स्ट्रॉबेरी आप मेरी तरफ ऐसे देखिए जैसे आपने कभी लगाया नहीं है। हाँ, मैंने स्ट्रॉबेरी वाला मास्क लगाने के बारे में मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, लेकिन खाएं आप, खाने से अच्छा है। अब तो मतलब हम लोग तो ये कहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर के लिए क्या ले रहे हैं, क्योंकि इंटरनली आपकी स्किन आपके स्टमक का रिफ्लेक्शन है। जितना हेल्दी आपका स्टमक होगा उतनी ग्लोइंग आपकी स्किन होगी, और ये स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। फिर उसके अलावा विटामिन सी, अगेन वो एंटी एजिंग भी है, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो कंपोनेंट सारे ऐसे हैं जो हमारी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो जब तक सीजन है इसको प्रॉपर यूटिलाइज करें अपने लाइफ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़ज़ाइद मोइना उस्मान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।